अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ निज़ामुद्दीन मेमन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 11 की डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। केनेथ रोजन का एक बुक है। क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। इसमें करना क्या है हमें कि दो प्रोपोजिशंस गिवन है पी एंड क्यू। पी प्रोपोजिशन क्या है? स्विमिंग एट द न्यू जर्सी शोर इज़ अलाउड। एंड क्यू जो है हमारे पास है शार्क्स हैव बीन स्पॉटेड नियर द shore. Express each of these compound proposition as an English sentences. अब हमें क्या करना है, ये जो प्रपोजिशंस मतलब इनके ऊपर जो भी सैम्बल्स दिए गए हैं, नेगेशन है, एंड है, ये सैम्बल्स कुछ नोट करने हैं। इसको हम नेगेशन कहते हैं, एंड कहते हैं, नेगेशन इसको आर कहते हैं, जो वी है उसको आर कहते हैं, इसको इम्प्लाइज कहते हैं या कंडीशनल स्टेटमेंट, इसको इम्प्लाइज और इसको नेगेशन, नेगेशन इम्प्लाइज नेगेशन, इसको बाय इम्प्लीकेशन कहते हैं, ठीक है, बाय कंडीशनल भी कह सकते हैं, एंड और नेगेशन, ठीक है। अब हम ए पार्ट में क्या करने वाले हैं कि नेगेशन दी हुई है क्यू के ऊपर, तो क्यू वाली स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन हमारी ये है कि शार्क्स हैव बीन स्पॉटेड नियर दी शोर। अब नेगेशन का मतलब है नॉट लगाना, शार्क्स हैव नॉट बीन स्पॉटेड नियर दी शोर। तो आप जस्ट क्या करेंगे, शार्क्स हैव नॉट बीन स्पॉटेड नियर दी शोर हो जाएगा। इसी तरीके से बी पार्ट जो हमारा है उसमें पी एंड क्यू करना है। मतलब आप क्या करेंगे, स्विमिंग एट द न्यू जर्सी शोर इज़ अलाउड एंड शार्क्स हैव बीन स्पॉटेड नियर दी शोर। मतलब दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करना है एंड के साथ, ठीक है। मतलब आप स्विमिंग से शुरू करेंगे, स्विमिंग एट द न्यू जर्सी शोर इज़ अलाउड, अलाउड के बाद आप लगाएंगे एंड शार्क्स हैव बीन स्पॉटेड नियर दी शोर, शार्क्स हैव बीन स्पॉटेड नियर दी शोर, ये हो जाएगा बी। इसी तरीके से पी के ऊपर नेगेशन है और आर है बीच में और क्यू है, तो नेगेशन करना है पी का। पी हमारे पास स्टेटमेंट है स्विमिंग एट द न्यू जर्सी शोर इज अलाउड, सो नेगेशन क्या होगा, स्विमिंग एट द न्यू जर्सी शोर इज नॉट अलाउड होगा, ठीक हो गया। उसके बाद बीच में आर आ रही है तो आप क्या लगेंगे, आर शार्क्स हैव बीन स्पॉटेड नियर द शोर, तो शार्क्स हैव बीन स्पॉटेड नियर द शोर। इस तरीके से इन स्टेटमेंट्स को हम लिखते जाएंगे। अगर स्टेटमेंट सेम लिखेंगे, नॉट लगाना है, कभी आर लगाना है बीच में, जो जो होगा वो हम करते जाएंगे। और डी पार्ट है हमारे पास कि इसमें कहा गया है कि पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू, पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू, तो डी पार्ट में है पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू। अब इम्प्लाइज का मतलब है पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू, पी से पहले आता है इफ़, फिर हम पी लगाते हैं, देन लगाते हैं और क्यू लगाते हैं। अभी यहाँ पर नेगेशन क्यू है तो नेगेशन क्यू लगाएंगे। तो हम करेंगे क्या, बेसिकली इफ़ स्विमिंग एट द न्यू जर्सी शोर इज़ अलाउड, ये हो गया अलाउड तक, देन नेगेशन क्यू मतलब देन शार्क्स हैव नॉट बीन स्पॉटेड नियर दी शोर, शार्क्स हैव नॉट बीन, यहाँ पर नॉट लगाएंगे क्योंकि नेगेशन है क्यू के ऊपर, बाकी सेम स्टेटमेंट रहेगी। इसी तरीके से ई पार्ट है हमारे पास कि नेगेशन क्यू इम्प्लाइज पी, नेगेशन क्यू इम्प्लाइज पी, तो शार्क्स हैव नॉट बीन स्पॉटेड नियर द शोर, इफ शार्क्स हैव नॉट बीन, इफ शार्क्स हैव नॉट बीन, ठीक है, क्योंकि डी में नेगेशन है, क्यू पर नॉट बीन स्पॉटेड नियर द शोर, देन पी जो है वो सेंटेंस जाएगा, देन स्विमिंग एट द न्यू जर्सी शोर इज अलाउड, ठीक हो गया। इसके अलावा एफ पार्ट है हमारे पास, उसमें करना है कि नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू, तो नेगेशन पी का मतलब है इफ स्विमिंग एट द न्यू जर्सी शोर इज नॉट अलाउड, इफ स्विमिंग एट द न्यू जर्सी शोर इज नॉट अलाउड, उसके बाद लगाना है देन शार्क्स हैव नॉट बिन स्पॉटेड नियर दी शोर, ये हो जाएगा। तो नेगेशन हमें पी के साथ भी लगाना है और क्यू के साथ भी लगाना है।
इसी तरीके से जी पार्ट है हमारे पास के पी बाय इम्प्लीकेशन क्यू। अब बाय इम्प्लीकेशन जब आती है तो उसमें लगाते हैं बीच में इफ़ एंड ओनली इफ़, मतलब हम सेंटेंस लिखेंगे पी फिर इफ़ एंड ओनली इफ़ देन क्यू लिखा जाता है। तो यहाँ पर पी तो सिंपल है, तो हम लिखेंगे स्विमिंग एट द न्यू जर्सी शोर इज़ अलाउड इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ नेगेशन करना है क्यू का। Sharks have not been spotted near the shore. Sharks have not been spotted near the shore हो जाएगा हमारा। ठीक हो गया। इसी तरीके से एच पार्ट जो है हमारे पास, इसमें क्या करेंगे हम, नेगेशन पी एंड पी आर नेगेशन क्यू है। ठीक है, तो हम लिखते हैं शार्क्स स्विमिंग एट द न्यू जर्सी। तो हमारे पास है कि एच पार्ट में बेसिकली क्या करना है कि नेगेशन पी, तो हम नेगेशन पी में लगाएंगे स्विमिंग एट द न्यू जर्सी शोर। स्विमिंग एट द न्यू जर्सी शोर इज़ नॉट अलाउड। उसके बाद नॉट अलाउड एंड के बाद हमारे ये आ रहे हैं दोनों, इनके बीच में आर है। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, एंड आइदर लगाते हैं, आइदर स्विमिंग एट द न्यू जर्सी शोर इज़ अलाउड आर नेगेशन क्यू करना है। ठीक है, नेगेशन क्यू मतलब आर शार्क्स हैव नॉट बिन स्पॉटेड नियर द शोर। तो टोटल सेंटेंस हमारा इस तरीके से होगा कि स्विमिंग, यहाँ पर नेगेशन पी है तो स्विमिंग एट द न्यू जर्सी शोर इज़ नॉट अलाउड, बीच में एंड है तो एंड, अब ब्रैकेट में पी आर नेगेशन क्यू है तो इस वजह से हम लगा रहे हैं आइदर स्विमिंग, ये पी है, आइदर स्विमिंग एट द न्यू जर्सी शोर इज़ अलाउड आर नेगेशन क्यू है तो क्या करेंगे, शार्क्स हैव नॉट बीन स्पॉटेड नियर दी शोर। ये हमारा एच होगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर है 13। ठीक है, 13 में भी हमें क्या करना है कि ये कंडीशन स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करना है। ठीक है, इसको भी एक को सवाल को कर लेते हैं हम कि हमारे पास 13 है, क्वेश्चन 13 लिख लेता हूँ मैं कि दो स्टेटमेंट गिवन है, पी एंड क्यू बी द प्रोपोजिशंस। इसका पार्ट ए है हमारे पास, कह रहा है राइट दीज प्रोपोजिशंस यूजिंग पी एंड क्यू एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स इंक्लूडिंग नेगेशंस। अब इन सब को क्या करना है, लॉजिकल कनेक्टिव्स में लिखना है कि यहाँ पर इट इज़ बिलो फ्रीजिंग एंड स्नोइंग, इट इज़ बिलो फ्रीजिंग एंड स्नोइंग। तो हमारा ए पार्ट क्या होगा, इट इज़ बिलो फ्रीजिंग, ए पी है और इट इज़ स्नोइंग ये क्यू है। अब इन दोनों के बीच में एंड है, इट इज़ बिलो फ्रीजिंग एंड स्नोइंग, तो हम लिखेंगे पी एंड क्यू। इसी तरीके से बी पार्ट है हमारे पास कि इट इज़ बिलो फ्रीजिंग बट नॉट स्नोइंग। ठीक है, बट का मतलब भी एंड ही होता है। ठीक है, तो इट इज़ बिलो फ्रीजिंग मतलब पी बट नॉट स्नोइंग एंड नेगेशन क्यू कर देंगे। ठीक हो गया। तो सी पार्ट है हमारे पास, इसमें कहा गया इट इज़ नॉट बिलो फ्रीजिंग एंड इट इज़ नॉट स्नोइंग। इट इज़ नॉट बिलो फ्रीजिंग मतलब नेगेशन होगा, फ्रीजिंग जो है पी है एंड इट इज़ नॉट स्नोइंग और नेगेशन होगा क्यू के साथ। डी पार्ट पे चलते हैं कि है इट इज़ आइदर स्नोइंग आर बिलो फ्रीजिंग आर बोथ। इट इज़ आइदर स्नोइंग आर बिलो फ्रीजिंग आर बोथ। इट इज़ आइदर स्नोइंग, तो सबसे पहले हमारे क्या आ रहा है, इट इज़ आइदर स्नोइंग, तो अब लिखते हैं क्यू आर पी, क्यू आर पी या पी आर क्यू, बात एक ही होगी। ठीक है, इट इज़ आइदर स्नोइंग आर बिलो फ्रीजिंग आर बोथ। If it is below freezing, it is also snowing. If it is below freezing, it is also snowing. ई में होगा if आ गया। ठीक है, if it is below freezing मतलब if p मतलब p implies it is also snowing, p implies q आ जाएगा। if और देन वाली कंडीशन मैंने बताई थी, तो यहाँ पर if आया है पर देन नहीं लिखा हुआ, कोई मसला नहीं है। if it is below freezing, it is also snowing मतलब ये होगा if it is below freezing then it is snowing। उसके बाद एफ जो है हमारे पास, आइदर इट इज़ बिलो फ्रीजिंग और इट इज़ स्नोइंग।
तो ये पहले सेंटेंस आप खत्म करें। आइदर इट इज़ बिलो फ्रीजिंग, मतलब PRQ, ठीक है। इसके बाद है बट इट इज़, मतलब बट का मतलब है एंड, बट इट इज़ नॉट स्नोइंग इफ़ इट इज़ बिलो फ्रीजिंग, बट इट इज़ नॉट स्नोइंग इफ़ इट इज़ बिलो फ्रीजिंग। अब इफ़ यहाँ पर लगा हुआ है, इफ़ और देन वाली कंडीशन, ये आगे पीछे सेंटेंस लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इफ़ इट इज़ बिलो फ्रीजिंग, मतलब इफ़ किसके साथ आएगा, पी के साथ, मतलब पी इम्प्लाइज, ठीक है, इफ़ इट इज़ बिलो फ्रीजिंग। और यहाँ पर जो इट इज़ नॉट स्नोइंग, तो नेगेशन क्यू आएगा, नेगेशन क्यू। तो थोड़ा सा मैं इसको सेट करके लिखूँ तो ये आएगा PRQ एंड P इम्प्लाइज नेगेशन क्यू, ये टोटल एफ पार्ट होगा। ठीक हो गया। इसके बाद है दैट, ये जी पार्ट करते हैं, दैट इट इज़ बिलो फ्रीजिंग आर इज़ नेसेसरी एंड सफिशेंट फॉर इट टू बी स्नोइंग। अब नेसेसरी और सफिशेंट जो होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ में लगता है, ये बाय इम्प्लीकेशन में लगता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं P बाय इम्प्लीकेशन Q, या बाज़ दफ़ा Q बाय इम्प्लीकेशन P भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा 13 क्वेश्चन था। इसके बाद हम देखते हैं 14 पर आते हैं। 14 को छोड़ो, ऑड ऑड कर लेते हैं कुछ, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन हैं, मतलब 13 14 सेम है। इसी तरीके से 15 में भी यही चीज़ करनी है, ठीक है। P और Q प्रोपोजिशन से और इनको लॉजिकल कनेक्टर्स में लिखना है, तो इसको भी स्किप करते हैं। 15 16 भी वैसा ही सवाल है। आते हैं 17, 17 में भी वही है, इसमें भी हमें लॉजिकल कनेक्टर्स यूज़ करना है और इनको PQR स्टेटमेंट से इनको कनेक्ट करना है बस। तो हम डायरेक्टली आते हैं किस पर, 18 को छोड़ो, 18 और 19 सेम होते हैं, तो हम 19 कर लेते हैं, ठीक है। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ दीज कंडीशनल स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हैं वो देखनी है, ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अच्छा, 19 और 18, 18 में हमारे पास बाय कंडीशनल्स हैं, ठीक है, वो कंडीशनल हैं। 19 में कंडीशनल्स हैं और 18 में बाय कंडीशनल है। और बाय कंडीशनल का मतलब है ये बाय इम्प्लीकेशन, ठीक है। दोनों कर लेते हैं सवाल, कोई मसला नहीं है। तो ए पार्ट है हमारे पास कि 2 + 2 = 4। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि बाय इम्प्लीकेशन जो है या बाय कंडीशनल कब फॉल्स होता है और कब ट्रू होता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ। P बाय इम्प्लीकेशन अगर Q है, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, दोनों फॉल्स होंगे तो भी ट्रू होगा, मतलब सेम ट्रुथ वैल्यू पे ट्रू होता है, डिफरेंट ट्रुथ वैल्यूज़ पे फॉल्स होता है। मतलब ट्रू फॉल्स होगा तो फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू होगा तो भी फॉल्स आएगा। तो हम इसमें करते हैं चेक। 2 + 2 4 है, 2 + 2 4 होता है, ये ट्रू हो गया। इफ़ एंड ओनली इफ 1 + 1 = 2, तो ये भी ट्रू है। 1 + 1 करके हम क्या आएगा, 2 आएगा, तो ये टोटल जो होगा इसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, ट्रू होगा। इसी तरीके से 1 + 1 2 होता है, ये तो हमारा ट्रू है, मतलब ये वाला कंडीशन ट्रू है। उसके बाद इफ एंड ओनली इफ 2 + 3 4, पर 2 + 3 5 के बराबर होता है, 4 के बराबर नहीं होता, तो ये फॉल्स है। तो ये ओवरऑल क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि एक ट्रू है एक फॉल्स है, दोनों फॉल्स होते तो भी ट्रू लिखते हैं हम, तो ये कंडीशन गलत गई। इसी तरीके से 1 + 3 और 1 + 2 3 के बराबर होता है, तो ये गलत है, ये फॉल्स है। इफ़ एंड ओनली इफ मंकीज कैन फ्लाई, इफ एंड ओनली इफ मंकीज कैन फ्लाई, मंकीज तो उड़ नहीं सकते, ये भी हमारा फॉल्स है। तो अगर दोनों फॉल्स हैं तो ये टोटल क्या होगा, ट्रू होगा। इसी तरीके से 0 कह रहा है ग्रेटर है 1 से, तो 0 1 से बड़ा नहीं होता, ये फॉल्स है। इफ एंड ओनली इफ 2 जो है वो ग्रेटर है 1 से, 2 तो ग्रेटर है ही 1 से, तो ये ट्रू है। ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो ओवरऑल ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा, क्योंकि इनकी ये फॉल्स आ रहा है, ये ट्रू आ रहा है, सेम ट्रुथ वैल्यूज़ नहीं आ रहे। इस कंडीशन में ये बाय, तो मैं ए पार्ट का आंसर यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन करके अगर लिख दूँ, तो पहला जो है ट्रू होगा, बी जो है फॉल्स होगा, सी जो है वो ट्रू होगा और डी जो है वो फॉल्स होगा। अब करते हैं हम कंडीशनल का क्वेश्चन 19। 19 क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि कंडीशनल चेक करो, तो कंडीशनल की थोड़ी कंडीशंस बता देता हूँ कैसे होती हैं। P इम्प्लाइज Q, ये कब फॉल्स होती हैं, जब ये ट्रू हो पर ये फॉल्स हो, तो इस कंडीशन में ये हो जाती है फॉल्स।
अदरवाइज हर कंडीशन में ट्रू होगी। अदरवाइज हर कंडीशन में क्या होगी, ट्रू। ये पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तो फॉल्स लिखा जाएगा, अदरवाइज ट्रू लिखा जाएगा। मसलन यहाँ ट्रू हो यहाँ भी ट्रू हो तो ट्रू लिखा जाएगा, यहाँ फॉल्स हो यहाँ फॉल्स हो तो भी ट्रू लिखा जाएगा, यहाँ फॉल्स हो और यहाँ ट्रू हो तो भी ट्रू लिखा जाएगा। ये तीनों कंडीशंस में ट्रू आएगा, एक कंडीशन में जस्ट फॉल्स है। तब जब पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो, सेकंड वाला फॉल्स हो, मतलब हाइपोथेसिस ट्रू हो और कंक्लूजन फॉल्स हो तो हमारा फॉल्स होगा। तो 1 + 1 2 ये ट्रू है, ये कंडीशन जो है ट्रू है। उसके बाद देन 2 + 2 = 5 कह रहा है, तो 2 + 2 करेंगे तो 5 आएगा, तो ये 5 तो बराबर आएगा नहीं, तो ये हो गया फॉल्स। ये पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो ओवरऑल क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ए का क्वेश्चन नंबर 19 का है पहला फॉल्स। इसी तरीके से बी करते हैं। 1 + 1 3, 1 + 1 3 तो होता नहीं है, ये फॉल्स है। देन 2 + 2 = 4, और ये जो है 2 + 2 4 के बराबर होता है, ये ट्रू है। ये फॉल्स है ये ट्रू है, ये फॉल्स हो और ये ट्रू हो तो भी ट्रू आएगा, तो इसका आंसर आ रहा है ट्रू। तो हमारा बी का आ रहा है आंसर ट्रू। इस तरीके से सी पार्ट कर लेते हैं कि 1 + 1 3 के बराबर, जो कि नहीं होता, ये फॉल्स है। देन 2 + 2 5 के बराबर, देन 2 + 2 5 के बराबर, तो 2 + 2 5 के बराबर नहीं होता, ये हमारा फॉल्स है। तो दोनों ही फॉल्स हैं, जब दोनों भी फॉल्स होंगे तब भी ये ट्रू होगा, तो ये हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, इसी तरीके से डी पार्ट पे आते हैं कि इफ़ मंकीज कैन फ्लाई, जो कि कर नहीं सकते, ठीक है, ये फॉल्स है। देन 1 + 1 = 3, तो 1 + 1 3 के बराबर भी नहीं होता, ये भी फॉल्स है। तो दोनों फॉल्स होंगे तब भी हमारा क्या होगा, ट्रू होगा, तो डी का जो है हमारा ट्रू हो गया। तो ये चीज़ें थी। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, देखते हैं 21 में क्या है। डिफरेंट चीज़ होगी तो हम करेंगे, अदरवाइज स्किप कर देंगे। 20 में भी यही चेक करना है, और 21 पे आ गए हम। 21 पे हमें क्या करना है, विच ऑफ फॉर ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस determine whether an inclusive or an exclusive or is intended, explain your answer। इसमें जो है एक्सक्लूसिव आर और इंक्लूसिव आर का कॉन्सेप्ट लग रहा है। एक्सक्लूसिव आर और इंक्लूसिव आर होता क्या है, बेसिकली लेट सपोज हमारे पास कॉफ़ी और टी कम्स विथ डिनर, कॉफ़ी या टी डिनर के साथ आएगी। लेट सपोज अगर आप कोई गैदरिंग करते हैं फ्रेंड्स के साथ, और आप कहते हैं कि कोई भी हम एक चीज़ मंगाएंगे, या तो कॉफ़ी मंगा लो सब, या चाय टी मंगा लो, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम एक्सक्लूसिव कहते हैं, मतलब एक ही चीज़ आनी है, दो चीज़ें नहीं आ सकती। एक्सक्लूसिव आर को वैसे हम यूँ प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंक्लूसिव आर ये हमारा सिंपल आर होता है। इसमें क्या होता है, जब पी एक्सक्लूसिव आर क्यू हो तो ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स होता है, ये ट्रू ये फॉल्स हो तो ट्रू होता है, ये फॉल्स ये ट्रू हो तो ट्रू होता है, और ये फॉल्स फॉल्स हो तो भी हमारा फॉल्स होता है। मतलब जस्ट इन दोनों में से एक ट्रू होगा तो ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ये फॉल्स है पर ये ट्रू है तो ट्रू, पर दोनों ट्रू होंगे तभी फॉल्स होगा, दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स होगा। और पी आर क्यू जो है सिंपल, उसमें क्या होता है कि दोनों ट्रू हों तो भी ट्रू होता है, एक ट्रू हो तो भी ट्रू होता है, ठीक है। फॉल्स कब होता है, जब दोनों फॉल्स हो, बस ये कंडीशन है। मतलब इस कंडीशन को अगर हम डेली बेसिस पे लगाएं, इसका मतलब है कोई भी हम एक चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं, दो चीज़ें नहीं। जैसे यहाँ पर एक कॉफ़ी और टी कम्स विद डिनर, या तो कॉफ़ी आएगी या चाय आएगी डिनर के साथ, दोनों चीज़ें नहीं आ सकती। आर बोथ लिखा होता तो हम दोनों ही ले आते, ठीक है, या थोड़ा सेंस समझेंगे हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में जो ए पार्ट है इसको हम कहेंगे एक्सक्लूसिव आर, एक्सक्लूसिव आर। इसमें मतलब कोई भी एक चीज़ आ सकती है। अब बी कंडीशन देखें कि बी कंडीशन में हमें क्या कहा गया है कि अ पासवर्ड मस्ट हैव एट लीस्ट 3 डिजिट्स आर बी एट लीस्ट 8 करेक्टर्स लॉन्ग। तो अ पासवर्ड मस्ट हैव एट लीस्ट 3 डिजिट्स, पासवर्ड में कम से कम 3 तो डिजिट होंगे, या आर बी एट लीस्ट 8 करेक्टर्स लॉन्ग, या
पासवर्ड जो होगा वो 8 करेक्टर्स लॉन्ग होगा, मतलब इसमें टोटल 8 ही करेक्टर्स आएंगे, फिर इसमें कुछ डिजिट्स आएंगे, कुछ सैम्पल्स लिख लें, कुछ मतलब लेटर्स लिख लें, ठीक है। तो इसमें दोनों ही कंडीशन लगेंगी, पासवर्ड में हमें डिजिट्स भी ज़रूर लगाने हैं और वो 8 करेक्टर लॉन्ग भी होना चाहिए। तो इसमें जो हमारा होगा दोनों कंडीशन आ रही हैं, डिजिट्स भी आएंगे और 8 करेक्टर्स लॉन्ग भी आएगा, मतलब दोनों चीज़ें आएंगी। तो ये होगा इंक्लूसिव आर। इसी तरीके से हम सी पार्ट को देख लेते हैं। सी पार्ट में हमें कहा गया है कि द प्री रिक्वेस्ट फॉर द कोर्स इज अ कोर्स इन नंबर थ्योरी और अ कोर्स इन क्रिप्टोग्राफी। प्री रिक्वेस्ट फॉर द कोर्स इज अ कोर्स इन नंबर थ्योरी और अ कोर्स इन क्रिप्टोग्राफी। मतलब एक कोर्स है, प्री रिक्वेस्ट कोर्स है, वो जो है या तो नंबर थ्योरी वाले बच्चे पढ़ेंगे या क्रिप्टोग्राफी वाले, मतलब दोनों भी पढ़ सकते हैं। दोनों ही बच्चे जो हैं यूँ समझें कि प्री रिक्वेस्ट फॉर द कोर्स जो है वो दोनों ही मतलब सब्जेक्ट्स में चलेगा, नंबर थ्योरी में भी और क्रिप्टोग्राफी में भी। तो ये दोनों ही आएगा, तो इसमें क्या आएगा, इंक्लूसिव आर। उसके बाद हमारे पास आखिरी पार्ट है, उसमें कहा गया है कि you can pay using US dollars or euros. You can pay using US dollars or euros. तो इसमें अंडरस्टैंड करें, यू कैन पे यूजिंग US डॉलर्स और यूरोस। बंदा जो है या तो US डॉलर से पे कर सकता है या यूरो से। अगर किसी के पास मिक्स करेंसी है, ठीक है ना, कुछ मेरे पास US डॉलर्स हैं, कुछ यूरोज़ हैं, तो मैं हो सकता है कि दोनों भी दे सकता हूँ। इसमें हमारा इंक्लूसिव आर भी हो सकता है, एक्सक्लूसिव आर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है दुकान वाले पे, मतलब कोई शॉप है जहाँ से हम शॉपिंग कर रहे हैं, वो अगर हमें कहेगा कि 2 करेंसीज आर नॉट अलाउड, कोई भी एक करेंसी दें, या कोई करेंसी मतलब US डॉलर्स हैं, यूरोज अलाउड नहीं है, या दोनों आप दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है। कि ये इंक्लूसिव आर भी हो सकता है और एक्सक्लूसिव आर भी, मतलब आप दोनों करेंसी मिक्स भी दे सकते हैं। मैंने $5 दे दिए, 18 यूरोज दे दिए, इस तरीके से मैं कर सकता हूँ अगर मेरे पास मिक्स करेंसी है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि जिससे हम शॉपिंग कर रहे हैं बंदा वो हमें एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं। तो इस सवाल के लिए आप क्या कर सकते हैं कि ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, दोनों भी कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव भी हो सकता है, ठीक है। नंबर 23 में भी हमें एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव ही देखना है, ठीक हो गया। और हम आते हैं अभी 25 पर। 25 में क्या करना है, 25 है हमारे पास, राइट ईच ऑफ दी सेंटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ इफ पी देन क्यू। In English, hint refer to this list of common ways to express conditional statements. If P then Q लगाना है, ठीक है, if P then Q। यहाँ पर हमें लिखा हुआ है it snows whenever the wind blows from the northeast. It snows whenever the wind blows from the northeast. अब कब होगी कह रहा है, जब विंड ब्लो होगी नॉर्थ ईस्ट से। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, इस सिचुएशन में हम कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 है और ए, इट स्नोस वेन एवर द विंड ब्लोज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। स्नो कब होगी, जब नॉर्थ ईस्ट से क्या होगी, विंड ब्लो होगी। तो हम इसको थोड़ा सा यूँ लिखेंगे, इफ़ विंड ब्लोज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट देन, अगर हवा लगेगी तो स्नो आएगी, यूँ समझो, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट देन
इट स्नोज, देन इट स्नोज। इस तरीके से हमने कर लिया। बी पार्ट को थोड़ा सा देखते हैं। द एप्पल ट्रीज विल ब्लूम इफ इट स्टेज वार्म फॉर अ वीक। अब इफ इट स्टेज वार्म फॉर अ वीक, बाज़ दफ़ा तो ये अगर आप इफ़ देख रहे हैं कि किस किस सेंटेंस के साथ है, तो आप डायरेक्टली लिख लेंगे कि इफ़ इट स्टेज वार्म, इफ़ इट स्टेज वार्म फॉर अ वीक, देन apple tree will bloom, then apple tree will bloom हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास डी पार्ट, सॉरी सी पार्ट है। that the piston win the championship implies that they beat the leakers। अब implies that का मतलब वही होता है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे इसको, मतलब implies that भी क्या implication का मतलब होता है। implies that भी हम बाज़ दफ़ा लगाते हैं शुरू में, अगर आपने पढ़ा हो तो। ठीक है, तो अब जस्ट क्या लिखेंगे कि इफ़ द पिस्टन, दैट को बस काट दें। मतलब सी पार्ट में जस्ट आप क्या करें कि दैट को आप काट दें। ठीक है, इफ़ सी पार्ट, इफ़ पिस्टन, इफ़ द पिस्टन विन द चैम्पियनशिप, ठीक है, देन they beat the leakers, then they beat the leakers। ठीक हो गया, ये हमारा सी पार्ट था। और डी क्या है, इट इज़ नेसेसरी टू वॉक 8 miles टू गेट टू द टॉप ऑफ लॉन्ग्स पीक। अब इसमें क्या होगा, इट इज़ नेसेसरी टू वॉक 8 miles टू गेट द टॉप ऑफ लॉन्ग्स पीक। इसको हम यूँ कह सकते हैं कि इफ़ यू गेट द टॉप ऑफ लॉन्ग्स पीक। ठीक है, अगर ये ट्रू होगा तो ये ट्रू होगा। इसको इस तरीके से लिखेंगे कि इफ़ यू गेट द टॉप ऑफ लॉन्ग्स पीक, इफ़ यू गेट to the top of Long's Peak, then it is अब हमें क्या करना है, then you must walk 8 miles, then you must walk 8 miles। इस तरीके से कर सकते हैं हम। ठीक है, इफ़ यू गेट टू द टॉप ऑफ लॉन्ग्स पीक, देन यू मस्ट वॉक 8 miles। यह हमारा पार्ट है डी। ई को ज़रा देखते हैं कि है इसमें द लॉ टू गेट टेन्योर वाज एज ए प्रोफेशन, इट इज़ सफिशेंट टू बी वर्ल्ड फेमस। To get as a to get tenure as a professor, it is sufficient to be world famous। इसमें होगा if you are world famous, then you get tenure as a professor। इसमें होगा कि if you get world famous, if you get, yeah, if you are world famous, then you get then you
गेट अ टेन्योर एज अ प्रोफेसर। ठीक हो गया। तो हमारे पास एफ पार्ट है। एफ में कहा गया है कि इफ़ यू ड्राइव मोर देन 400 माइल्स यू विल नीड टू बाय गैसोलाइन। ये तो सिंपल है, इफ़ यू ड्राइव, तो ये सेम लिखा जाएगा इफ़ यू ड्राइव मोर देन 400 माइल्स, ये माइल्स आ गया, ठीक है, डैश डैश, देन यू विल नीड टू बाय गैसोलाइन। एफ पार्ट इसी तरीके से होगा, मतलब इफ़ यहाँ पर लगा हुआ है तो इफ़ यू ड्राइव मोर देन 400 माइल्स देन यू विल नीड टू बाय गैसोलाइन। अब जी पार्ट है, योर गारंटी इज गुड ओनली इफ़ यू बॉट योर CD प्लेयर लेस देन 90 डेज। इफ़ योर गारंटी इज गुड, इसमें क्या कर देंगे हम जी में, इफ़ योर गारंटी इज गुड, ठीक है, इफ़ योर गारंटी इज गुड ओनली इफ़ यू बॉट योर, देन यू विल बॉट योर, इसमें आएगा इफ़ योर गारंटी इज गुड, मेरे ख्याल से यही आएगा कि इफ़ योर गारंटी इज गुड देन यू मस्ट हैव बॉट योर CD, देन यू मस्ट हैव, देन इसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं सेंटेंसेस, ठीक है, थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती हैं, कोई मसला नहीं है। आप फिर भी अगर सेंस थोड़ा सा क्लियर होगा तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। देन यू मस्ट बॉट यूर CD प्लेयर लेस देन 90 डेज अगो, ठीक है। तो जस्ट हम क्या करेंगे, इफ़ योर गारंटी इज गुड देन यू मस्ट बॉट या यू मस्ट बाय, यू विल नीड टू बाय गैसोलाइन, ये दूसरा है ना। तो इफ़ योर गारंटी इज गुड देन यू मस्ट हैव बॉट योर CD प्लेयर लेस देन 90 डेज अगो, ठीक है। इफ़ योर गारंटी इज गुड देन यू मस्ट बॉट योर CD प्लेयर देन लेस देन 90 डेज अगो। अब एच पार्ट है हमारे पास कि जॉन विल गो स्विमिंग अनलेस द वाटर इज़ टू कोल्ड। जॉन स्विमिंग पर तभी जाएगा जब वाटर ज़्यादा ठंडा ना हो, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इफ़ वाटर इज़ नॉट टू कोल्ड देन जॉन विल गो फॉर द स्विमिंग, ठीक हो गया। इस तरीके से वी विल हैव अ फ्यूचर प्रोवाइडेड दैट पीपल बिलीव इन साइंस। वी विल हैव अ फ्यूचर, हमारा फ्यूचर तभी हो सकता है जब प्रोवाइडेड दैट पीपल बिलीव इन साइंस, तब जब लोग साइंस पर यकीन करें। तो हम इस पर क्या लिखेंगे कि इफ़ पीपल बिलीव इन साइंस, इफ़ पीपल बिलीव इन साइंस देन वी विल हैव अ फ्यूचर, देन वी विल हैव अ फ्यूचर, वी विल हैव अ फ्यूचर, ठीक है। थोड़ी राइटिंग को फोकस ना कीजिएगा, जो मैं सेंटेंस कह रहा हूँ उस पर फोकस कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा लिखना है, अगर मैं लिखता रहूँगा तो वीडियोस काफ़ी सारी लंबी हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास है, अब इन सेंटेंसेस में इफ़ एंड ओनली इफ़ लगाना है। राइट ईच ऑफ दीज प्रोपोजिशंस इन द फॉर्म P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q इन इंग्लिश। जैसे मैंने इफ़ देन लगाया है, इसमें इफ़ एंड ओनली इफ़ होगा। तो ए पार्ट देख लें में, इफ़ इट इज़ hot outside you buy an ice cream cone, and if you buy an ice cream cone it is hot outside। तो ये क्या होगा, if you buy an ice cream cone if and only if it is hot outside। बस इसमें क्या होगा, if you buy an ice cream cone if and only if it is hot outside। B है, for you to win the contest it is necessary and sufficient that you have the only winning ticket। तो फॉर यू टू विन द कंटेस्ट, तो इसमें लिखेंगे इफ़ यू हैव द ओनली विनिंग टिकट इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर यू, इफ़ एंड ओनली इफ़ यू विन द कंटेस्ट होगा। इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है, या हाँ, यू विन द कंटेस्ट
if and only if you win the contest, if and only if you hold the only winning ticket, you hold the only winning ticket। कुछ इस तरीके से होंगे ये सारे सेंटेंसेस। अच्छा, अगर ये कुछ समझ में नहीं आए तो इसके आंसर्स भी ऑड के क्वेश्चंस के हैं, ठीक है, वहाँ से भी थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हो रहा है। थोड़ा आपका सेंटेंस आगे पीछे हो सकता है, ज़्यादा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तकरीबन सही जाएगा। उसके बाद हमारे पास 29 है, क्वेश्चन 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या करना है, स्टेट द कन्वर्स, कंट्रापोजिटिव एंड इनवर्स ऑफ ईच ऑफ दीज कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अगर आपको पता है कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव क्या होता है तो ईजी है। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इफ इट स्नोज टुडे आई विल स्की टुमारो। तो आप इसको यूँ कर सकते हैं कि इफ़ इट स्नोज टुडे देन आई विल स्की टुमारो। और इसका कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स में हम क्या करते हैं कि सेंटेंस जस्ट आगे पीछे लिख देते हैं। हम लिखेंगे आई विल स्की, इफ़ आई विल स्की टुमारो, इफ़ आई विल, या जस्ट आप लिख सकते हैं कि आई विल स्की टुमारो, स्की टुमारो, और इफ़ इट स्नोज टुडे, इफ़ इट स्नोज टुडे। ये हमारा क्या है, कन्वर्स है। इसी तरीके से अगर हम इस सेंटेंस का कंट्रापोजिटिव निकालना चाह रहे हैं, कंट्रापोजिटिव क्या होता है बेसिकली, मतलब ये जो सेंटेंस हमने कन्वर्स किया है इसके साथ नेगेशन लगाना है दोनों सेंटेंस के साथ। तो ये आएगा आई विल नॉट स्की टुमारो, स्की टुमारो, इफ़ इट नॉट स्नोस, इफ़ इट नॉट स्नोस टुडे, इफ़ इट नॉट स्नोस टुडे। ये हमारा कंट्रापोजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से इनवर्स किस तरीके से निकालेंगे, इनवर्स के लिए इन दोनों सेंटेंसेस में हम नेगेशन लगा देंगे कि इफ़ इट नॉट स्नोज टुडे, मतलब ये सिंपल जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें नेगेशन लगाना है। इफ़ इट नॉट स्नोज टुडे, स्नोज टुडे, देन आई विल नॉट स्की टुमारो, देन आई विल यूँ लगा दें, देन आई विल नॉट स्की टुमारो, या आई विल नॉट स्की टुमारो। दोनों तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो 29 में आपको कन्वर्स, कंट्रापोजिटिव और इनवर्स करना है। कन्वर्स का मतलब है सेंटेंस को आगे पीछे लिख देना, सेम टू सेम, इसको पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें। कंट्रापोजिटिव जो आपने आगे पीछे सेंटेंस किए हैं उसमें नॉट लगाना, मतलब ये आई विल नॉट स्की टुमारो यहाँ पर आएगा कंट्रापोजिटिव में, आई विल नॉट स्की टुमारो, आई विल नॉट स्की टुमारो, इफ़ इट नॉट स्नोज टुडे, इफ़ इट नॉट स्नोज टुडे, दोनों के साथ नॉट लगाना है। और इनवर्स जो है सिंपल इन दोनों में नॉट लगा देना है कि इट स्नोज, इफ़ इट नॉट स्नोज टुडे देन आई विल नॉट स्की टुमारो। बस इसी तरीके